नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आईएएस प्रेप पर। आज की तारीख है 21 अक्टूबर 2020 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का डेली 30। आज के डेली 30 में जो टॉपिक होता है वो टॉपिक होता है पॉलिटी का। आज का जो टॉपिक है वो पॉलिटी और इकोनॉमी दोनों का मिक्स टॉपिक है। आप अभी देखेंगे तो आपको लगेगा भी 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के और 20 क्वेश्चन उस टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। थोड़ा सा व्याख्या करेंगे जिससे कि जिन लोगों को मेंस देना है बीओ का, जिन लोगों को ऐसा कोई भी एग्जाम देना है जहां पर भी छोटे बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो प्रश्न भी उनके कवर होते चले। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, नीति आयोग ने किस टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर की स्थापना की है? भारत का थिंक टैंक अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वोच्च कौन सा है सरकार के द्वारा संचालित, तो आप कहेंगे नीति आयोग। इसने अभी अमेजॉन वेब सर्विसेज, एक दो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। अमेजॉन को केवल आप ये मत मानिएगा क्योंकि केवल सामान बेचने वाली कंपनी है। अमेजॉन ने अंतरिक्ष में भी प्रवेश किया है। अमेजॉन का अपना बहुत बड़ा क्लाउड सिस्टम है, गूगल को टक्कर देने वाला सिस्टम। और अगर उसके इंटीरियर में और डिटेल में जाया जाए तो कहीं ना कहीं उनसे भी बड़ा वो डेवलप कर चुकी है। फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर की स्थापना इसी के साथ मिलकर नीति आयोग ने की है। डिजिटल नवाचार के माध्यम से जो भी सामाजिक चुनौतियां हैं उनका समाधान करने के लिए इसका प्रयोग होगा। और ये भारत में अमेजन का पहला क्लाउड इनोवेशन सेंटर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दुनिया भर में देखा जाए तो दुनिया भर में 11 पहले से थे और भारत में एक ये जो बना तो ये दुनिया भर में 12वां हो जाएगा अमेजन का। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और बाकी अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्लाउड सिस्टम किसके साथ डेवलप किया है नीति आयोग ने, तो आप बता देंगे। भारत के किस राज्य में 2019 में सबसे अधिक घरेलू पर्यटक दर्ज किए गए? यानी कि किसमें सबसे ज्यादा घरेलू पर्यटक थे, किस राज्य में? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित किया है। और भारतीय पर्यटक सांख्यिकी 2020 की एक रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि 23.1% यात्रियों ने उत्तर प्रदेश का दौरा किया। विदेशी यात्रियों की औसत संख्या में राज्य तीसरे स्थान पर रहा। 2019 में 47 लाख यात्रियों ने राज्य का दौरा किया है। बस इतना बहुत है इसके बारे में। तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में असम राज्य में कटि बिहू त्योहार मनाया गया। कटि बिहू त्योहार, और कटि बिहू त्योहार अक्टूबर के महीने में मनाया जाने वाला एक कृषि उत्सव है। आपसे टिप्पणी पूछी जाएगी कटि बिहू के बारे में, तो आप लिखेंगे असम राज्य में मनाया जाने वाला एक कृषि उत्सव है जो कि अक्टूबर माह में मनाया जाता है। लोग अपने घरों और कृषि क्षेत्रों को रोशन करते हैं, सजाते हैं, सांस्कृतिक नृत्य करते हैं और राज्य भर में दावतों का आयोजन इसके दौरान होता है। हमारी भारतीय परंपरा है, कुछ भी मौका मिले वह दावत, कुछ भी हो, बर्थडे हो, छोटा मोटा कोई भी ओकेजन हो, यहाँ के तक कि मरने पे भी दावत। ये हमारे यहाँ का एक मतलब नौकरी मिलने पे दावत, नौकरी जाने पे दावत, हर जगह जाने का मतलब जब रिटायरमेंट होता है तब। ठीक है, तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। बाकी इसके बारे में आप जान गए। अगला प्रश्न है, देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी, कहां पर की जाएगी? पूरे देश की बात हो रही है और ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है ये स्थापित किया जाएगा असम में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। देश का ये पहला मल्टी मॉडल जो लॉजिस्टिक पार्क होगा, इसमें हवाई, सड़क, रेल और जलमार्ग से संपर्क की सीधी सुविधा मिलेगी। और इस पार्क का जो विकास है वो भारत सरकार की भारतमाला जो परियोजना है उसके अंतर्गत किया जा रहा है। आपसे पूछा जाए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, तो आप लिखेंगे असम में डेवलपमेंट हो रहा है, भारतमाला परियोजना के अंतर्गत हो रहा है, हवाई, सड़क, रेल, जलमार्ग संपर्क की सीधी सुविधा यहां पर मिलेगी। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। आज मैं वो जो टेस्ट होता है डेली 30 का वीकली, उसका टॉपर का नाम भी डिस्कस करूंगा यहाँ पर, मतलब अनाउंस करूंगा, उसमें डिस्कस क्या करना है। आदत बन गई है हर चीज में डिस्कस बोलने की। मैं भूल गया था 2 दिन। हो क्या रहा है इस समय, कई कोर्सेज चल रहे हैं, बीओ का मेंस कोर्स, आरओ का मेंस कोर्स, तो कई चीजें वो दिमाग में चला करती हैं और कई चीजें मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए सॉरी। कई लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर आपने टॉपर का नाम नहीं बताया, और उसमें एक लोगों ने मुझे मैसेज किया है जो वास्तव में टॉपर है, सेकंड स्थान पर नाम भी है उनका, तो मुबारक हूं अगर वो समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग टॉप करिए और टॉप करने के बाद में जो हमारा पुरस्कार है वो भी आप जीतिए। लगातार 3 बार फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक वाले को हम 500 रुपए 600 रुपए का जो भी हमारा कोर्स है वो देंगे। हाल ही में हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी के
कोरिंग गांव में पहली बार हींग का पौधारोपण किया गया? हींग पौधा, हींग के पीछे आयोग भी बहुत पड़ा है, तो अभी आपसे ये प्रश्न हो सकता है आगे पूछ लिया जाए। हींग बड़ी पसंद आ गई है, शायद पेपर सेट करने वाले के पेट में कुछ समस्या थी, हींग खाने से सही हुई, तो वो हींग को धन्यवाद दे रहा है बार बार। तो पहला ये सही है, कुंगरिंग गांव, ये हिमाचल प्रदेश में है, जहां पर हींग का पौधारोपण किया गया है। और मुख्यतः ईरान और अफगानिस्तान में उत्पादित की जाती है हींग। हींग का मुख्यतः उत्पादन यही होता है। शुष्क और ठंडी रेगिस्तान वाले जो क्षेत्र हैं, ठंडे रेगिस्तान वाले क्षेत्रों में यह पनपता है। और अभी यहाँ पर CSIR और IHBT इसने मिलकर हिमालय क्षेत्र में हींग उगाने के मिशन पर कार्य शुरू किया है। तो कोरिंग गांव पड़ता है लाहौल घाटी में, वहां पर ये लगाया गया है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हींग के लिए तैयार रहिए। अगला प्रश्न, हींग के बारे में असत्य कथन आपको बताना है। भारत में हींग की खेती नहीं की जाती है, क्या पहला सही है? पहला तो बिल्कुल सही है, भारत में वैसे हींग की खेती नहीं की जाती है। हींग एक बारहमासी पौधा है, ये भी सही है। यह पौधा अपने पोषक तत्वों को अपनी गहरी मांसल जड़ों के अंदर संग्रहित करता है, तो जड़ों से निकाली जाती है, ये भी सही है। और भारत हींग का प्रतिवर्ष 60 करोड़ रुपए का आयात करता है। 60 करोड़ की हींग में भारत वालों का पेट नहीं सही होगा, इतनी बड़ी जनसंख्या है। 600 करोड़ रुपए की हींग भारत में आयातित होती है, तो ये गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब पूछे हींग से क्वेश्चन, इससे ज्यादा कैसे पूछेंगे, हम भी देख रहे हैं कैसे पूछेंगे। और भी जरूरत पड़ेगी तो मैं हींग पे एक पूरा एपिसोड बना दूंगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। अगला प्रश्न, मिजोरम की सीमाएं त्रिपुरा की बराक घाटी से लगती हैं। मिजोरम की सीमा को याद करिए, मैप आपको जब मैं कुछ बोलूं तो याद आना चाहिए कि मिजोरम की सीमा कहां कहां से मिल रही है। आज मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। असम और मिजोरम राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं, तो दूसरा तो बिल्कुल सही है। असम और मिजोरम का बांग्लादेश के साथ बॉर्डर टच करता है, दूसरा सही है। पहले स्टेटमेंट पर हम विचार करें तो बराक घाटी अगर आप जानते हैं कहां पर है तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। बराक घाटी यहां असम में है, कहां पर है? असम की बराक घाटी है, तो पहला गलत हो जाएगा, तो दूसरा सही है, पहला गलत है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मालाबार नौसेना अभ्यास में शामिल देश कौन कौन से हैं? 25 शब्दों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से यह है, जितने भी नौसैनिक अभ्यास है उनको तैयार कर लीजिए। किन किन देशों के बीच में होता है और हाल में कहां पर हुआ है, ठीक है, कितने साल पर होता है, द्विवार्षिक है कि वार्षिक है? तो मालाबार जापान, USA और भारत के बीच में होता है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और 1992 से ये शुरू हुआ था, तब से ये द्विपक्षीय अभ्यास हो रहा था, और 2015 में इसको जापान को भी इसमें शामिल किया गया। तो 2015 में जापान शामिल हुआ, उसके पहले ये क्या होता था, ये जो होता था वो भारत और किसके बाद बीच में होता था, USA के बीच में हुआ करता था, ध्यान रखिएगा। एक मिनट, ये थोड़ा सा देखिए स्क्रीन गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं, मैं इसको सही कर ले रहा हूँ। इसको कई बार वो करना पड़ेगा, रोटेट राइट, एक बार और होगा और ये आ जाएगा। टेक्नोलॉजी के कुछ नुकसान भी होते हैं जो अभी हुआ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, हाँ तो मालाबार अभ्यास के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। और नौसैनिक अभ्यास है, 3 बार से मालाबार नौसेना अभ्यास जब होता है तो ऑस्ट्रेलिया कहता है मुझे भी शामिल कर लो, लेकिन अभी विचार विमर्श चल रहा है। अगला प्रश्न, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अभी शामिल नहीं है। पर्ल नदी के मुहाने एस्चुरीज में हांगकांग स्थित है, यानी कि हांगकांग की स्थिति जो है वो पर्ल नदी के मुहाने पर है, उसके तट पर है, तो पहला बिल्कुल सही है। और पर्ल नदी का मुहाना विश्व के सर्वाधिक गहन औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है। सबसे बात नहीं की जा रही कि सबसे ज्यादा गहन है, लेकिन उनमें से एक है, तो ये सही हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पर्ल नदी में हांगकांग, मकाऊ सहित चीन के शेंजन, ग्वांगझोउ और डोंगगू शहर ये सब स्थित हैं। पर्ल नदी का मुहाना सर्वाधिक गहन औद्योगिक क्षेत्रों में आता है। हाल ही में चीनी पिंक डॉल्फिन द्वारा पर्ल नदी के मुहाने पर देखा गया है कि फिर से वो वापस हो रही है वहां पर। चीनी पिंक डॉल्फिन, पिंक कलर की डॉल्फिन होती है, कितनी प्यारी लगती होंगी, ठीक है, तो ये वापस आ रही है, इसलिए चर्चा में है। अगला प्रश्न, स्केल इंडिया ऐप किससे संबंधित है? स्केल इंडिया ऐप पर भी आपसे टिप्पणी पूछी जा सकती है। तो स्केल इंडिया ऐप जो संबंधित है वो संबंधित है चमड़ा कर्मचारियों से। सभी सेवाओं में गुणवत्ता और एकीकृत विकास करने के लिए हाल ही में चमड़ा क्षेत्र कौशल परिषद जो है LSSC, लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल, उसके द्वारा चमड़ा कर्मचारियों के लिए कौशल प्रमाणन आकलन इंडिया एंड्रॉइड ऐप की अभी शुरुआत की गई है, इसी कारण से चर्चा में आया है। और चमड़ा क्षेत्र कौशल परिषद 2012 में स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ था? 2012 में।
और इसकी स्थापना राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा अनुमोदन के बाद की गई थी। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अब यहां से जो शुरुआत हो रही है वो टॉपिक की शुरुआत हो रही है जो कि इकोनॉमी और पॉलिटी दोनों का मिश्रित टॉपिक है, दोनों में मिक्स्ड है ये। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल आपसे जब भी पूछा जाए तो आप 2020 से 25 इसको टिक करेंगे और इसके जो अध्यक्ष हैं वो श्री एन.के. सिंह हैं। 27 नवंबर 2017 को इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष अगर आपसे पूछ लिया जाए कभी तो के.सी. नियोगी आप बताएंगे और 15वां वित्त आयोग है ये और 2020 से 25 के बीच में इसका कार्यकाल है। 19-20 से 24-25 ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है, तो यहां पर सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाडगिल फार्मूले की कमियों को दूर करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? सुषमा स्वराज जी की अध्यक्षता में? अब वो है ही नहीं है तो किसकी किया गया था की बात हो रही है, तो खैर ये हो सकता है प्रणब मुखर्जी, मनमोहन सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो प्रणब मुखर्जी जी की अध्यक्षता में ये किया गया था, वो भी अब नहीं रहे। मनमोहन सिंह जी हैं अभी, स्वस्थ हैं वो और आगे भी जिंदा रहे। बहुत बड़े वो इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत बड़ा नाम है। 1992 में जो हमारे यहाँ पे एलपीजी की पॉलिसी लागू की गई तो उसमें इन्हीं का योगदान था। उदारीकरण और वैश्वीकरण, ये जो भी हम आज देख रहे हैं इन्हीं का योगदान था। खैर वो प्रधानमंत्री के तौर पर बहुत सही नहीं माने जाते हैं, लेकिन विद्वान के तौर पर मैं उनको बहुत ज्यादा सम्मान देता हूं और मेरे देने से नहीं पूरी दुनिया देती है। राजस्व व्यय तथा राजस्व प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच का जो अंतर होता है उसको रेवेन्यू डिफिसिट कहते हैं, राजस्व घाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्व घाटा कहते हैं और इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। राजस्व घाटे की परिभाषा अगर आपसे पूछी जाए तो आप कहेंगे कि राजस्व व्यय तथा राजस्व प्राप्तियों के बीच में जो अंतर होता है उसे कहा जाता है और इस घाटे के परिणाम स्वरूप सरकार को अपने चालू व्यय के लिए ऋण लेना पड़ता है। अगर इसमें घाटा होगा तो चालू व्यय के लिए उसको ऋण लेना पड़ेगा इसकी प्रतिपूर्ति के लिए, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अत्यधिक राजकोषीय घाटे के कारण अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है? अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ता है? तो अत्यधिक जब राजकोषीय घाटा होगा तो निजी और उत्पादन निवेशों के लिए धनराशि की उपलब्धता में कमी आ जाएगी। जब घाटा बढ़ रहा है तो निजी और उत्पादन निवेशों के लिए धनराशि की उपलब्धता में कमी आ जाएगी, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। राजकोषीय घाटे के कारण अर्थव्यवस्था में जो मांग होती है, मांग की वृद्धि होती है और इसके एक भाग की पूर्ति आयातित वस्तुओं से होती है। इसके परिणाम स्वरूप राज्य का जो विदेशी भुगतान संतुलन है वो प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है, घाटे में चला जाता है। और अत्यधिक राजकोषीय घाटा जब होता है तो निजी और उत्पादन निवेशों के लिए धनराशि की उपलब्धता कम हो जाती है और ब्याज दरों की वृद्धि भी हो जाती है। वृद्धि की संभावना रहती है, कोई निश्चित ऐसा नहीं है कि हो ही जाएगी, लेकिन बढ़ने की संभावना रहती है और इसका प्रभाव मुद्रास्फीति दर पर भी पड़ सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कर एवं अन्य स्रोतों से राजस्व प्राप्त करने तथा उसके विभिन्न मदों पर व्यय करने की नीति क्या कहलाती है? तो ये इसको कहते हैं राजकोषीय नीति। कर और अन्य राज्यों से अन्य स्रोतों से राजस्व प्राप्त करने की जो नीति है और उसे व्यय करने की जो नीति है उसको हम कहते हैं राजकोषीय नीति। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजकोषीय नीति की परिभाषा ही यही होती है, कर एवं अन्य स्रोतों से राजस्व प्राप्त करने और उसे विभिन्न मदों पर व्यय करने की नीति, जिसे लागू करने वाला प्रमुख साधन क्या है? बजट। बजट जब पेश होता है तो उसी के माध्यम से इसको लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजस्व व्यय वह सरकारी व्यय है जो अर्थव्यवस्था की सिर्फ चालू आय को ही प्रभावित करता है, और दूसरा है कि पूंजी खाते का व्यय चालू व्यय के अतिरिक्त अन्य किसी आय पर प्रभाव नहीं डालता है। पहला स्टेटमेंट सही है, राजस्व व्यय वह सरकारी व्यय है जो अर्थव्यवस्था की सिर्फ चालू आय को ही प्रभावित करता है, पहला तो सही है। दूसरे में क्या गड़बड़ी है, यहां पर लिखा हुआ है पूंजी व्यय खाते का जो व्यय है वो चालू आय के अतिरिक्त अन्य किसी आय पर प्रभाव नहीं डालता है। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो दूसरा स्टेटमेंट है, पूंजी खाते का जो व्यय है वो चालू आय के अतिरिक्त जो फ्यूचर की आपकी इनकम है, भविष्य की जो आय है उस पर भी प्रभाव डालता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उद्योगों में जो निवेश होता है उन पर, इन सब पर ये प्रभाव डालता है। आधारभूत ढांचे या उद्योगों में जो सरकारी निवेश पर होने वाला व्यय है वो इससे संबंधित होता है।
और ऐसे वैसे देश में उत्पादन क्षमता की वृद्धि होती है तथा भविष्य में आय भी अर्जित होती है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट, भारतीय संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए संचित निधि की स्थापना की व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य अपने संचित निधि की स्थापना कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, राजस्व खाते में सरकार की कर तथा गैर करीय चालू प्राप्तियां शामिल होती हैं। तो ये दूसरा स्टेटमेंट ये भी सही है। जो सरकार का राजस्व खाता होता है उसमें कर तथा गैर करीय जो चालू प्राप्तियां हैं वो शामिल की जाती हैं। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। राजस्व खाते में और जो चालू प्राप्तियां हैं उनमें सरकार को मिलने वाले जो लाइसेंस शुल्क हैं, सार्वजनिक कंपनियों से मिलने वाले जो लाभांश हैं, ये सब आते हैं चालू प्राप्तियों में। और ये राजस्व खाते में सरकार की कर और गैर कर चालू प्राप्तियां शामिल होती हैं। और चालू प्राप्तियां क्या होती हैं? इसमें जो लाइसेंस शुल्क है, सार्वजनिक कंपनियों से जो मिलने वाले लाभांश है, ये सब शामिल किए जाते हैं। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आकस्मिक निधि की स्थापना की जाती है? तो ये सीधा रट्टामार वाला प्रश्न है। अनुच्छेद 267 है। आयोग को पता नहीं क्या हो गया है, उसको अनुच्छेद बड़े प्यारे लगते हैं और कुछ सिलेबस में रह ही नहीं गया है। दे अनुच्छेद भर दो, पता नहीं कैसा पेपर बनाते हैं, मतलब देख के गुस्सा लगती है एकदम से। ठीक है ना, मेरा चेहरा देखिए, इतनी गुस्सा मुझे आती है। 267 है। अब ये पार्ट पार्ट में पूछ के, अनुच्छेद पूछ के तो क्या दिखाना चाहते हो? पता नहीं क्या दिखाना चाहते हो, उन्हीं से पूछे जाके। तो इसमें क्या व्याख्या करूं? स्टूपिड टाइप का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार की समस्त राजस्व, लिए गए ऋणों और ऋणों की अदायगी से प्राप्त राशि को मिलाकर बनती है क्या? क्या बनती है? जिसमें राजस्व हो, ऋण की अदायगी से जो प्राप्त राशि है वो सब मिला दिया जाएगा तो ये संचित निधि बनती है। यही संचित निधि होती है। अंग्रेजी में इसको कंसोलिडेटेड फंड कहा जाता है। ठीक है, और इस निधि से कोई भी राशि संसद के अधिनियम से प्राप्त अधिकार के द्वारा ही निकाली जा सकती है। अन्य सभी प्राप्तियां जैसे जमा राशियां, सेवा निधियां, प्रेषित राशियां, ये सब सार्वजनिक लेखा के अंतर्गत आती हैं और इसके भुगतान के लिए संसद की अनुमति लेना आवश्यक नहीं होता है, लेकिन जो संचित निधि में आता है उसके लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट, लोक वित्त में केवल सरकार की प्राप्तियां ही शामिल होती हैं। ऐसा है, लोक वित्त में जो शामिल होता है वो केवल सरकार की प्राप्तियां हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी कर कानूनी अधिकार के बिना लगाया या वसूला नहीं जा सकता, यह आपको पता है। सरकारी निधियों में केवल संविधान में बताए गए तरीकों से व्यय किया जाता है और केंद्र के मामले में संसद से कार्यकारी अधिकारी सरकारी धन का व्यय कर सकते हैं, ये भी आपको पता है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, केंद्र सरकार की सभी प्राप्तियां और व्यय दो अलग अलग शीर्षकों के अंतर्गत रखी जाती हैं। तो दूसरा तो सही है। और ये जो दो शीर्षक होते हैं ये कौन कौन से शीर्षक हैं? भारत की संचित निधि और भारत की जो सार्वजनिक लेखा है ये है। तो दूसरा जान लीजिए और जो बातें हैं वो आप जान लीजिए। लेकिन लोक वित्त यानी सरकार की जो वित्तीय स्थिति है, सरकार की प्राप्तियां और सरकारी व्यय, ये दोनों इसमें शामिल होते हैं। पहला गलत है, प्राप्तियां भी शामिल होते हैं और प्राप्तियों के साथ में इसमें व्यय भी शामिल होते हैं। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और संविधान में लिए जो व्यवस्था इसके लिए की गई है वो मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न, वस्तु एवं सेवा कर का सुझाव किस समिति ने दिया था? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी जो आप चिल्लाया करते हैं, वो किस समिति ने इसका सुझाव दिया था? एक समिति बनी थी, विजय केलकर समिति, 2002 की समिति है। इसने सुझाव दिया था कि कर, वस्तु एवं सेवा कर, ये जो कर है ये वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है। तो वस्तु एवं सेवा कर परिषद द्वारा निर्धारित किया जाए और इसके लिए इसके जो अध्यक्ष बनाए जाए वो केंद्रीय वित्त मंत्री बनाए जाए। और ऐसा इसने सुझाव दिया था विजय केलकर समिति ने। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो ये तो बिल्कुल रटा रटाया सदाबहार नगमे वाला प्रश्न है। रफी के गाने समझ लीजिए इसको। अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 29 मार्च 2017 का दिन था संसद में जब ये पारित हुआ था और 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हो गया था। जीएसटी पे जब भी टिप्पणी लिखने का है तो इसको जरूर लिखिएगा कब से ये लागू हुआ था। ठीक है ना, बहुत दिन से इंतजार चल रहा था और फिर ये लागू हुआ था। तो जो चीजें बहुत इंतजार के बाद मिलती हैं वो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगला प्रश्न, वह कर जो आयात तथा निर्यात की वस्तुओं पर लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कस्टम ड्यूटी। सिंपल सा है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आयात और निर्यात पर लगने वाला जो शुल्क होता है, जो कर होता है, उसे सीमा शुल्क या कस्टम ड्यूटी के नाम से जाना जाता है। पूछा जा सकता है आपसे, आप लिख सकते हैं इसको। एक वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति या एक कंपनी की आय पर लगने वाला
कर क्या कहलाता है? तो एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत लग रहा है और एक व्यक्ति की आय पर लग रहा है या एक कंपनी की आय पर लग रहा है, तो ये आयकर है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक वित्तीय वर्ष ध्यान रखिएगा। और व्यक्ति या कंपनी पर जो लगाया जाने वाला कर होता है, ये कैसा कर होता है? ये प्रत्यक्ष कर होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है, इतना और जान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा जे चिलैया समिति किससे संबंधित थी? तो राजा चिलैया जो समिति थी, यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से संबंधित थी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये जो राजा जे चिलैया समिति थी, ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के लिए इसको 29 अगस्त 1991 में गठित किया गया था। अध्यक्ष इसके ये थे, अध्यक्ष के नाम से ही जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील कर में व्यक्ति की आय में परिवर्तन के साथ परिवर्तन नहीं होता है, क्या ऐसा है? अगर इसका नाम ही है प्रोग्रेसिव टैक्स, तो जैसे जैसे आय बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे ये टैक्स बढ़ता चला जाएगा। जैसे 5 लाख तक का 10%, इससे ऊपर बढ़ा, फिर इससे ऊपर बढ़ा तो 30%, 40% ऐसा बढ़ता चला जाता है ना। आप कर का वो पूरा देखेंगे तो ये प्रोग्रेसिव टैक्स इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये आय के साथ बढ़ता चला जाता है, इसीलिए तो प्रोग्रेसिव कहा जाता है। तो पहला ये गलत हो जाएगा, सही नहीं है। और भारत में प्रगतिशील कराधान को ही अपनाया गया है, ये भी बात सही है। ये बात सही है तो दूसरा सही है, पहला गलत है। अगर यहां दिया होता कि परिवर्तन होता रहता है तो पहला भी सही हो जाता। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आनुपातिक कर में कर की मात्रा असमान रहती है। जो भी आनुपातिक कर होता है इसमें कर की मात्रा असमान रहती है, असमान रहती है। अनुपातिक कर में कर की मात्रा समान रहती है, तो पहला गलत हो गया। अनुपातिक है तो असमान क्यों रहेगी? अनुपात में लिया जा रहा है ना, रेशियो से लिया जा रहा है, तो वो समान रहेगी। और सभी आयों पर अलग अलग दर से कर लगाया जाता है, सभी आयों पर एक दर से कर लगाया जाता है, उसी को हम कहते हैं प्रोपोर्शनल टैक्सेशन या अनुपातिक कराधान। तो दूसरा भी गलत हो जाएगा और इस प्रश्न का सही उत्तर डी हो जाएगा, इनमें से कोई सही नहीं है। अगर आप बीओ और आरओ मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप कांटेक्ट करिए 6307281212 पर, व्हाट्सएप करिए और आप जानकारी लीजिए। आपको अच्छा लगे तो ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे पास क्रैश कोर्स है इसका, जिससे कि आपकी तैयारी में कुछ मदद हो जाए और वो और मान जाए। वैसे तो आप अच्छा पढ़ ही रहे होंगे, ठीक है, लेकिन कुछ अगर नंबर आपके 10-5 बढ़ जाएंगे तो उसका लाभ आपको मिल जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कर ऐसे लोगों द्वारा किया जाने वाला स्वैच्छिक भुगतान है। ऐसे नहीं, मैं गलत पढ़ गया, कर लोगों के द्वारा किया जाने वाला स्वैच्छिक भुगतान है। क्या ये सही स्टेटमेंट है? स्वैच्छिक भुगतान है, कर जो है ये लोगों द्वारा किया जाने वाला स्वैच्छिक भुगतान है, पहला स्टेटमेंट। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। कर लोगों के द्वारा किया जाने वाला अनिवार्य भुगतान है। कैसा भुगतान है? अनिवार्य भुगतान है। इसको किसी तरीके से आप ऐसा नहीं कर सकते कि हम नहीं करेंगे, हमारा मन नहीं है हम नहीं करेंगे, ऐसा आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो पहला तो गलत हो गया। यदि अगर आप नहीं करेंगे तो आपको सजा मिलेगी। यदि कोई व्यक्ति कर का भुगतान नहीं करता है तो उसे कानून द्वारा दंडित किया जा सकता है। तो दूसरा तो सही है, तो ये बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो आधुनिक सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो कराधान है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टैक्सेशन, आधुनिक सरकार आय कहां से प्राप्त करती है? टैक्स से प्राप्त करती है। लोकतंत्र में कराधान ही सरकार की राजनीतिक गतिविधियों को स्वरूप प्रदान करता है। कर जो है ये करदाता द्वारा किया जाने वाला एक ऐसा अनिवार्य अंशदान होता है जो सामाजिक उद्देश्य जैसे आय व संपत्ति की असमानता को कम करके उच्च रोजगार स्तर प्राप्त करने तथा आर्थिक स्थिरता व वृद्धि प्राप्त करने में सहायक होता है। कर एक ऐसा भुगतान है जो आपको करना ही होता है और सरकार को उसके द्वारा जो बनाए गए कानून है उन्हीं कानूनों के दायरे में रहकर सरकार को प्राप्त होता है। और सरकार इसके बदले में क्या करती है? क्या करती है? बदले की आशा होती है? किसी भी सेवा प्राप्ति की आशा नहीं की जा सकती। इसलिए आप ऐसा जब कहते हैं कि हम तो टैक्स दे रहे हैं और गवर्नमेंट हमको सुविधाएं नहीं दे रही है, तो ऐसा प्रावधान भी नहीं है, ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में कराधान की शक्ति केंद्र और राज्यों के बीच में स्पष्ट रूप से विभाजित है। कुछ कर केंद्र सरकार लगाएगी, कुछ राज्य सरकार लगाएगी, कुछ पे केंद्र अकेले अपना पूरा ले लेगी उसको, कुछ पे राज्य और केंद्र दोनों बांटेंगी, कुछ राज्य रखेगी, इस तरीके से विभाजित है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट। और दूसरा है कराधान की दृष्टि से राज्य सरकारों के पास अपेक्षाकृत कम अधिकार है, तो अपेक्षाकृत तो कम रहेंगे ही, तो दोनों सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। राज्यों के पास अपेक्षाकृत कम अधिकार, बाकी सभी जो अधिकार है वो अधिकतर सेंटर के पास है, केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और स्थानीय सरकारें सीधे तौर पर राज्य सरकारों के अंतर्गत आती हैं, इसीलिए कराधान के
अधिकारों के आवंटन में उन्हें स्पष्ट रूप से कोई हिस्सा नहीं दिया गया। आवंटन में हिस्सा नहीं है, केंद्र सरकार अपना करेगी, फिर उसको बांटेगी। तो ये रहा डेली 30। फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, 6307281212 पर कांटेक्ट करिए बीओ और ARO मेंस के लिए। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए ये लाभदायक कोर्स है। चलिए अब टॉपर्स के नाम हम देख लेते हैं, जिन्होंने टॉप किया। टॉप 10 जो लोग हैं, पहला जो नाम है वो बिल्कुल निश्चित हो गया है, और इस नाम में मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि ऐसा कैसे कर पाती है, और ये वास्तव में बहुत बड़ी बात है। रेगुलर परफॉर्म करना, और रेगुलर परफॉर्म ही ना करना, रेगुलर टॉप करना, और उनका नाम है वंदना। तो वंदना को पहला रैंक जाता है, 89 मार्क्स इनके हैं। सारे क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट किए और केवल 6 क्वेश्चन इनके गलत हुए हैं, बाकी सब सही है। तो फर्स्ट रैंक इनकी है। सेकंड पे रश्मि गुप्ता है, और इनके 64 इन्होंने अटेम्प्ट किए और 62 करेक्ट है। इनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है 82 मार्क्स के साथ। और कंचन त्रिपाठी 75 मार्क्स के साथ थर्ड रैंक पे। नितिन 74 मार्क्स के साथ फोर्थ रैंक पे। गरिमा मिश्रा रेगुलर बिल्कुल ये फॉलो करने वाली हैं, और इनका जो मार्क्स है वो 72 है, 5वीं रैंक है। छठी रैंक पे अभिषेक वाजपेयी हैं, और इनके 70 मार्क्स हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। मेंस ये दे रहे हैं, सारे बीओ भी दे रहे हैं, आरओ भी दे रहे हैं, और इन्होंने हमको मैसेज किया कि डेली 30 से बहुत फायदा हुआ है। तो मेरे लिए तो आप ऐसे मैसेज कर देते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरी मेहनत बर्बाद नहीं जा रही है, कहीं ना कहीं मैं आप लोगों के लिए काम कर पा रहा हूं। अभिषेक वाजपेयी की छठी रैंक है। 7वीं रैंक पर है मोहम्मद अनवर 69 मार्क्स के साथ। 8वीं रैंक पर है रामचंद्र 66 मार्क्स के साथ। 9वीं रैंक पर है सुधा सिंह 65 मार्क्स के साथ, और 10वीं रैंक पर है अलका 58 मार्क्स के साथ। इन सबको बहुत बहुत बधाई। जिन लोगों के इसके नीचे मार्क्स हैं, श्रीकांत, सुरभि, पूजा, प्रीति, तो इन लोगों को भी खूब शुभकामनाएं, और ये लोग भी ऐसे अच्छे से प्रयास करते रहें। और एक चीज जानिए, इन जितने लोगों का आपने ये देखा है, इनके पेपर भी बड़े अच्छे होंगे। कारण क्या है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। आप तैयारी करते रहें। फिर संडे को टेस्ट होगा, आपके लिए फिर अवसर है अपने को प्रूव करने का। मैं आपके साथ हूं। डेली 30 को और अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूं। इस समय नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा सा ये कोर्सेज थोड़ा रन हो जाए, हफ्ते बीतेगा, हफ्ते भर के बाद यानी कि नए मंथ से कुछ हम नया आगाज करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड नाइट।